सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय हिंदी और हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। विषय है आज का हिंदी। अब हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे कहा जाता है? एक प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। तो इसका जो आंसर है वो है पृथ्वी राज रासो। ये इसका आंसर है, इसको भाई याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? और इसका आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं और एक न एक प्रश्न इनमें से आने की संभावना रहेगी जरूर, इसलिए याद कर लीजिए इनको। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद है निर्गुण भक्ति धारा, है ना, एक सगुण और एक निर्गुण। तो ये है निर्गुण भक्ति धारा के रामानंद। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो इसका आंसर है सरप्पा। ये चौथा प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 5, आधुनिक काल की मीरा हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा। ये 5 प्रश्न भाई परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इनको आप याद कर लीजिए, और याद क्या करना है, एक बार पढ़ लीजिए, उसी में ही याद हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। रामानंद किस भक्ति धारा के हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा। आधुनिक काल की मीरा हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। याद हो गया एक बार पढ़ने से? चूंकि मुझे ये लगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है तो मैंने आपको बताना ही उचित समझा। अगला 6वां प्रश्न है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति नामक रचना किसकी है? ये निराला की है आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। और 7वां प्रश्न है, साकेत
रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। 8वां, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन और 9वां है डाक बंगला उपन्यास के लेखक कमलेश्वर। सरोज स्मृति, साकेत, कितनी बार और डाक बंगला। और 10वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल इसका आंसर है। हिंदी साहित्य को भी तो बांटा गया है ना कई कालों में, तो भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का क्या है? स्वर्ण युग है। अब इस तरह से आपने ये प्रश्न देखे और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर ले। एक प्रश्न और लेते हैं। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना। और इसके लेखक है कौन? जयशंकर प्रसाद। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ व्याकरण के प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है गेहूं का तत्सम रूप। भाई तद्भव और तत्सम इस सिलेबस में है ही, तो तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी। तो गेहूं का तत्सम रूप है गोधूम। और दूसरा प्रश्न, जेठ शब्द का तत्सम ज्येष्ठ। ये दो प्रश्न तत्सम और तद्भव से जुड़े हुए। एक प्रश्न और है, घोड़ा का पर्याय वाची नहीं है। अब इसने ऑप्शन बनाए, ऑप्शन आएंगे ही और डी। और इसमें दिया हुआ है पहले में अश्व, दूसरे में वृषभ, तीसरे में हाय और चौथे में दिया है तुरंग। अब बताना है कि इसमें घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो अश्व, हाय और तुरंग ये तीनों के तीनों घोड़ा के पर्यायवाची, और ये बैल का है वृषभ। ठीक है ना। तो ये इस तरह का भी प्रश्न पर्यायवाची का हो चाहे तत्सम तद्भव का हो, ऑब्जेक्टिव तो आने ही आने हैं और उनको आप तैयार कर लें आज। पर्यायवाची क्योंकि कल पेपर है, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी। अगला प्रश्न है
सदा प्लस एव, अब ये लिखा हुआ सदा प्लस एव की संधि होगी, और 4 ऑप्शन, एक तो दिया है सदैव, एक दिया है सदैव, एक दिया है सदाएव, और एक दिया है सदी हुआ। अब इसमें यही ऑप्शन सही है क्योंकि वृद्धि संधि है, और मैंने कल ही बताया था वृद्धि संधि में 2 मात्राएं उस शब्द में जरूर होती है ऊपर। ये हो गया। एक 5वां प्रश्न है, अपमानित में उपसर्ग है अप, दूसरा है इत, मान और नित। अब इनमें से एक ऑप्शन सही होना चाहिए इन चारों में से। तो भाई चारों में से जो ऑप्शन सही है वो तो यही है अप। उपसर्ग मतलब शब्द से पहले लगते हैं और प्रति शब्द के बाद में होते हैं, तो ये शब्द से पहले लगा अपमानित, तो इसमें उपसर्ग क्या हुआ अप। और अगला प्रश्न लिया है त्रिशूल, त्रिशूल में समास है कौन सा? अरे 10th क्लास में तो 2 ही हैं सिलेबस में, एक द्वंद्व दिया हुआ है, एक दिग दिया हुआ है। जो गिनती बता रहा है ये माने 3 गिनती बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। एक प्रश्न और लेते हैं, श्वास का तत्सम, नहीं श्वास तो खुद ही तत्सम है, श्वास का तद्भव रूप है सांस। जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव, और जो संस्कृत में वो सबके सब क्या है? तत्सम है। हास्य रस का स्थायी भाव पूछा है, क्या है? तो हास रस का तो स्थायी भाव हास, और दूसरा एक और रस है सिलेबस में, वो करुण रस। कौन सा? करुण रस, और इसका स्थायी भाव अशोक। तो एक एक नंबर का अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इनको तैयार कर लें अभी, क्योंकि कल पेपर दें उससे पहले आज पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें। और सिलेबस में क्या है? तो व्याख्या है, इसको तैयार कर लें, गद्य और पद्य दोनों की व्याख्या, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका तो ज़रूर कर जाए। जैसे मान लो काव्य की बात करते हैं, तो एक तो सूरदास, तुलसीदास, रसखान और माखन लाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। इनमें से आप देख लें तो ये 3 तो पक्के कर ही जाएं, इनमें से जरूर आएगा। ये 3 कम से कम जिनकी तैयारी नहीं है वो 3 तो करके ही जाएं। पुष्प की अभिलाषा है, चीटी है, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी देख के जाओ। उसके बाद गद्य में देखें तो मित्रता, ममता, और तीसरा चैप्टर लेते हैं भारतीय संस्कृति, और चौथा लेते हैं अजंता। ये 4 चैप्टर, इनकी व्याख्या कर लो, तैयार। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। 4 ये हो गए, 4 वो व्याख्या, और संस्कृत में
अनुवाद अगर आता है पूछने के लिए तो वाराणसी वाला चैप्टर है। प्रबुद्ध ग्रामीण ये वाला चैप्टर, इसका देख ले अनुवाद। जीवन सूत्राणी, इसको भी देख के जाइए। वाराणसी वाला चैप्टर और भारतीय संस्कृति वाला है वो भी चैप्टर थे, 4 चैप्टर तो उसमें से देख लीजिए, तैयार कर लो। और आता है आपका हिंदी में बेहद इम्पोर्टेंट, एक तो अलंकार, रस, छंद, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची। अलंकार, अलंकार में कितने हैं? 3 हैं अलंकार। उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अब इनकी क्या आएगी? तो परिभाषा, उदाहरण। उत्प्रेक्षा की तो पहचान, हाँ ये भी हो सकता है अगर वो दिया हो और ये पूछ ले ये कौन सा इसमें अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा की तो पहचान क्या है? मनु, मानो, जनू, जानो, ये शब्द आ जाते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। बाकी ये परिभाषा। रूपक में क्या है? जहाँ उपमान, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। रूपक में यही तो होता है, जहाँ उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो। चरण कमल बंदो हरि राही, ये उसका उदाहरण है। उपमा मतलब तुलना करना है। और रस अभी बताया ही था, हास्य रस और करुण रस 2 आने हैं। छंद, रोला, एक रोला है और एक शायद सोरठा है आपके एग्जाम में जो सिलेबस में है। इसमें मात्रा हो गई 24, इसमें 11, 13, 13 सोरठा मात्रा। और क्या है? तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची। पर्यायवाची इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले गत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं, उनको देख लीजिए आप इम्पोर्टेंट कर। ये चीज़ें हो गई हिंदी में। अब रहता है निबंध। तो निबंध तो आपको करनी है, और करना कैसे? भाई 4-5 निबंध हैं, उनको याद कर लीजिए तैयार, और उनको लिख के आइएगा हेडिंग में। जैसे विज्ञान का है, स्वच्छता का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण से संबंधित, विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण एवं निवारण। और एक है वृक्षारोपण। चौथा, वनों का महत्व। और एक स्वच्छता। इन्हीं में से आप एक आध तैयार कर लेंगे, मतलब ये 5 भी कर लिए तो जरूर एक फंस जाएगा। इनमें से करके आइए, और फिर इतनी स्किल तो डेवलप हो ही जाती है लिखते लिखते कि अगर इन्हीं में से नहीं आ रहा है तो आप बना के हेडिंग और लिख सकें। इतना तो सीख ही गए हैं। तो कुल मिलाकर कल के पेपर के लिए पूरी तरह से तैयार होके जाएं, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जब पूरा सिलेबस तैयार होता है ना तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करके जाओ, पढ़ के जाओ, याद करके जाओ और कल लिखाओ। ठीक है ना? आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर कल किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।